Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all on behalf of Sheila IAS in today's news analysis. Today we'll be referring to those articles which were there in the Hindus Delhi edition. So which are those articles? The first one is on India, China. India trying to block China, India is again protesting the bid which India is trying to block JEM. So उसकी जो bid है उसमें चाइना क्योंकि बीच बीच में दंगा अड़ा रहा है, बीच बीच में पैर अड़ा रहा है. So we'll be trying to एनालाइज दिस एस्पेक्ट. यहाँ पे हम लोग ने काफ़ी डिटेल में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं जो सैंक्शंस है, सैंक्शन रेजिम्स क्या है. सो इट विल बी रेफरिंग टू दोस आर्टिकल्स हियर. द सेकंड वन इज ऑन द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. जो नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं उस पर ऊपर है सेकंड आर्टिकल. विदाउट गोइंग इनटू द पॉलिटिकल गेम, व्हाट विल बी रेफरिंग टू इज द पावर्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट के पावर्स क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के क्या क्या रोल्स होते हैं, उनमें क्या क्या है चैलेंजेस, जो इलेक्टोरल रोल है वो कैसे रिफर करता है इलेक्टोरल कॉलेज वाइस प्रेसिडेंट का एज वेल एज प्रेसिडेंट. ऑल दिस थिंग्स वुड बी इन द सेकंड आर्टिकल. द थर्ड वन इज ऑन एन इंटरेस्टिंग टॉपिक नॉन एज मनुस्मृति. इस पर हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे. द फोर्थ वन इज ऑन यूएन मोपिक. सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यूएन मोपिक क्या होता है, कैसे वो ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान का क्या स्टैंड है व्हेन इट कम्स टू यूएन मोपिक्स मैंडेट. सो ऑल दिस थिंग्स वुड बी डिस्कसिंग इन आवर फोर्थ आर्टिकल. द फिफ्थ वन इज ऑन इंडिया बांग्लादेश डिफेंस रिव्यू मीट. So all these things we'll be discussing today. So we are having an interesting topics. So let's start with the first one, which is on India slams China for blocking the move against JEM deputy chief. Now यहाँ पे yesterday's video में मैंने काफ़ी डिटेल में मैं बात कर चुका हूँ कि sanctions क्या है, sanctions के पीछे के rationals क्या हैं, reasons क्या है sanctions लगाने के, sanctions के पीछे के impacts क्या हैं, sanctions के पीछे के ineffectiveness क्या है. So all these things we have discussed yesterday. एज वेल एज सैंक्शन रेजिम्स क्या होते हैं. सैंक्शन रेजिम्स के अंदर जो कमिटीज़ है जिसमें हम लोग ने काफ़ी डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं. काउंटर टेररिज्म कमेटी वो कैसे ऑपरेट करता है, काउंटर टेररिज्म जो कमेटी है वो कैसे डिसीजन से पहुंचता है, उसमें क्या क्या टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स वी आर डिस्कस इन यस्टरडेज वीडियो एंड टुडेज आर्टिकल इज ऑल्सो इन द सेम लाइन्स विद यस्टरडेज एनालिसिस. सो प्लीज ट्राई टू रेफर द वीडियो हियर. विद दैट लेट्स मूव टू अवर सेकेंड आर्टिकल विच इज ऑन वाइस प्रेसिडेंट. अब जैसे मैंने कहा वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उस पर हम लोग ने काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 9 अगस्त में, जहाँ पे मैंने बात किया था कि वाइस प्रेसिडेंट की जो क्या क्या फैक्ट्स हैं, उनकी जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज से वैरी करता है, उनकी क्या क्या है रूल्स रेगुलेशंस, उनकी क्या क्या है पावर्स, उनकी क्या क्या है एलिजिबिलिटीज़. सो ऑल दिस थिंग्स दिस आई हैव डिस्कस्ड इन द 9 अगस्त. So please try to refer the video here, which is quite important when it comes to prelims. Prelims में छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज में क्या नॉमिनेटेड मेंबर्स हो सकते हैं कि नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स हो सकते हैं कि नहीं, कौन से इलेक्टोरल कॉलेज में जो स्टेट का रोल है, किसके इलेक्शन में स्टेट का रोल ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता है. सो ऑल दिस थिंग्स आई हैव डिस्कस इन द 9 अगस्त. सो प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर. विद दैट अंडरस्टैंडिंग लेट्स मूव टू अ थर्ड टॉपिक विच इज़ ऑन मनुस्मृति. नाउ एज जैसे मैंने पहले भी कहा दिस इज़ एन क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो लेट्स सी कि मनुस्मृति क्या है. बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी क्लैरिफाई. जैसे शरिया है, शरिया इज़ नॉट इस्लाम, सिमिलरली मनुस्मृति इज़ नॉट हिंदुइज्म. इट इज़ वन ऑफ द बुक्स. सो प्लीज़ डोंट कंपेयर शरिया विथ इस्लाम और मनुस्मृति विथ हिंदुइज्म. दे आर कंप्लीट, they are specifically different aspects. With that understanding, with that clarification, let's move कि मनुस्मृति की जो origin है वो क्या है. So origin, so मनुस्मृति जो है it started in, it was around written in 200 CE. 200 CE में लिखा गया था. एंड यहाँ पे जनरली हम लोग वेदास को श्रुति कहते हैं. व्हाट इज दैट श्रुति? इट मीन्स विच इज टू बी हर्ड एंड टाइमलेस डिवाइन टेक्स्ट. सिमिलरली मनुस्मृति में क्या है? मनुस्मृति, इट इज हैविंग स्मृति इन इट्स एंड. So what is Smriti? Smriti means it is recollection or a work of the man. So it is the work of Manu. It is work of Manu. That is why it is known as Manusmriti. With that, let me tell you Hindu culture. तो हिंदू कल्चर में वी आर हैविंग 4 गोल्स. 4 गोल्स हैं एज पर हिंदू कल्चर. कौन से गोल्स? द फर्स्ट वन इज धर्मा, जिसे हम लोग कहते हैं टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल. सेकेंड अर्था, जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ. Third, kama, the pleasure aspect, and the fourth, moksha, that means detachment from its material things. So ये हैं 4 goals. और ये goals में जो knowledge है उसको compile करने को जिसे हम लोग कहते हैं शास्त्रास. तो we are having what? We are having धर्म शास्त्र, we are having अर्थशास्त्र, काम शास्त्र and मोक्ष शास्त्र. इसमें जो धर्म शास्त्र है, धर्म शास्त्र में आ जाता है
this Manusmriti. Manusmriti is considered unique. क्यों? It is considered unique because of its holiness, because of its sacred nature. यहाँ पे origin of the world के बारे में बात है, the Varna system के बारे में बात है, Varna system में जो laws हैं उसके बारे में बात किया गया है, and human life में जो भी चीज़ें हैं उस पर बात की गई है यहाँ पे मनुस्मृति में. सो जो धर्मशास्त्र का पार्ट है मनुस्मृति. मनुस्मृति इज अटैच्ड टू धर्मशास्त्र बट इट इज़ नॉट एन एक्चुअल पार्ट, इट इज़ रिलेटेड टू धर्मशास्त्र. विद दैट लेट्स सी कि बेसिक्स क्या है. सो मनुस्मृति इज एन कंपाइलेशन ऑफ बुक्स. वहाँ पे ऑल टुगेदर 12 बुक्स हैं, 12 बुक्स हम लोग के पास हैं. वो जो है 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, 6 सेक्शंस एंड 6 सेक्शंस. जो पहले के सेक्शंस है वो बेसिक सेक्शंस हैं. द फर्स्ट बुक्स 6 सेक्शंस आर बेसिक्स, जहाँ पे आपके मैरिज के बारे में है, मैरिज के क्या क्या रूल्स होने चाहिए उसके बारे में है, और काफ़ी जो एस्पेक्ट्स हैं, दूसरे एस्पेक्ट्स आपके रूल्स रेगुलेशंस वगैरह वगैरह जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका है द्विजा, दी टू बोन, और आपका धर्मा, ये सब चीज़ों में कहाँ पे है, द फर्स्ट सेक्शन में बात की गई है. जबकि जो सेकेंड सेक्शन है दैट इज स्पेसिफिक टू मनुस्मृति, जहाँ पे आपके जो पनिशमेंट्स है, पनिशमेंट्स कौन से होने चाहिए, जो वार है वार कैसे होना चाहिए, जो किंग है किंग कैसे एक्ट करना चाहिए. वी आर हैविंग दी पॉलिटिक्स ऑफ पावर एज टूगेदर एज एन होल. पॉलिटिक्स ऑफ पावर जो है उस पर काफ़ी डिटेल में बात की गई है सेकेंड एस्पेक्ट्स में. विद दैट अंडरस्टैंडिंग लेट्स मूव कि जो कॉन्ट्रोवर्सी है वो क्या है. नाउ जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति फर्स्ट इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन जस्टिफाइंग क्या, द कास्ट सिस्टम. ये कास्ट सिस्टम क्या है, वर्ण सिस्टम. एंड आई थिंक वर्ण सिस्टम आपको पता होगा, वी आर हैविंग 4, द ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. तो इस पर जो जस्टिफिकेशन है उसके लिए मनुस्मृति प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. दैट इज द फर्स्ट इशू. सेकेंड, यहाँ पे मनुस्मृति में जो ब्लड प्योरिटी है एंड द ऑक्यूपेशनल प्योरिटी, उस पर काफ़ी ध्यान दिया गया है, ब्लड की प्योरिटी पे. थर्ड इज दैट इट प्रमोट्स व्हाट, इट प्रमोट्स पैट्रियार्कल एज वेल एज पैटर्निटिक व्यूज. जो पैट्रियार्कल व्यूज हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है. एंड देन एज वेल एज इट इज हैविंग वे लॉट ऑफ डेरोगेटरी कमेंट्स व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स के ऊपर काफ़ी सारे डेरोगेटरी कमेंट्स हैं यहाँ पे. नाउ लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स. क्या क्या है डेरोगेटरी कमेंट्स. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट यहाँ पे बोला जाता है कि फॉर एग्जांपल जैसे ही ए चाइल्ड बोर्न होता है, ए फीमेल चाइल्ड, सो शी शुड बी अंडर द कस्टडी. प्लीज रिमेंबर इट्स कस्टडी, इट्स नॉट गार्ड, इट्स नॉट प्रोटेक्टेड, इट्स अंडर द कस्टडी ऑफ हर फादर. देन उसके बाद अंडर द कस्टडी, जब बड़ी हो जाती है देन इट इज शी इज अंडर द कस्टडी ऑफ द हस्बैंड. देन इफ इन केस इफ शी बिकम्स ए विडो देन शी इज अंडर द कस्टडी ऑफ हर सन. So you see how the difference is between protection, guardian and custody. The first thing. Second thing, it is the duty of all husbands to exert total control over their wives. So this is another term which is there in Manusmriti. Then while performing नामकरण और जातकर्म, जो मंत्रास हैं, जो भी रिचुअल्स हैं, वहाँ पे फीमेल्स को नहीं बुलाया जाता है. Why? Because they are considered impure and represent falsehood. Now I don't know what is impure in women's, but again that is something that is written in Manusmriti. Then काफ़ी सारे और चीज़ें हैं जो कि मनुस्मृति में. फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. जो हम लोग के मैरिजेस में वी आर हैविंग प्रतिलोमा अनुलोमा. प्रतिलोमा में अगर कोई अपर कास्ट मैन लोअर कास्ट वुमेन को इंटरकोर्स करता है, इफ इज हैविंग इन सेक्स, तो उसमें इश्यूज नहीं है, स्मॉल कुछ पनिशमेंट होगा. बट इन केस अगर जो लोअर कास्ट मैन है वो कोई अपर कास्ट फीमेल के साथ इंटरकोर्स करता है देन ही इज पनिश्ड, ही इज इवन हैंग्ड बाय दैट. अनदर थिंग लेट मी टेल यू, यहाँ पे इन केस वुमन बिकॉज ऑफ हर प्राउडनेस एंड एक्सेलेंस, अगर वो अपने एक्सेलेंस पे और जो प्राउडनेस है उस पर वो गर्व करती है देन एंड बिकॉज ऑफ दैट शी वायलेट्स हर ड्यूटी फॉर हर हस्बैंड. अब हर ड्यूटी क्या है उसके हस्बैंड के प्रति दैट आई डोंट नो, बट येस इफ बिकॉज ऑफ हर ग्रेटनेस बिकॉज ऑफ हर प्राउडनेस इफ शी वायलेट्स हर ड्यूटीज टुवर्ड्स हर हस्बैंड देन किंग क्या कर सकता है, किंग शुड ऑर्डर क्या करने के लिए, शी शुड बी थ्रोन बिफोर द डॉग्स. दिस इज वन ऑफ द कमेंट्स दैट इज देयर इन मनुस्मृति. अनदर थिंग लेट मी टेल यू, अगर मैरिज से पहले इफ द फीमेल का जो हाइमेन होता है इफ दैट इज टर्न अवे देन शी शुड बी इन पब्लिक, हर हेड शुड बी शेव्ड, her fingers should be torn, her fingers should be cut off, and she should be made to ride a bike, she should be made to ride on a donkey.
सो इतने डेरोगेटरी कमेंट्स हैं जो कि मनुस्मृति में हैं। अब मुझे नहीं पता कि जो जस्टिस मैम साहब है, जस्टिस साहिबा को क्या इसमें अच्छा लगा, क्या इसमें प्रोग्रेसिव लगा कि दैट शी टोल्ड दैट मनुस्मृति होने से हम लोग कि जो वुमेन्स हो वो दे आर ब्लेस्ड। आई डोंट नो दैट काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स हम लोग को ज़रूरत है कि नहीं, बट दैट यू कैन जज। सो दीज आर द कॉन्ट्रोवर्सीज दैट इज़ देयर इन मनुस्मृति। विद दैट लेट्स सी कि अंबेडकर साहब का क्या टेक था यहाँ पे, व्हाई अंबेडकर बर्न्ड मनुस्मृति। सो फर्स्ट 25 दिसंबर 1947 में बाबा साहब अंबेडकर ने इनको ये बुक को जलाया था, एंड दैट डे इज नोन एज मनुस्मृति दहन दिवस, एंड इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज व्हाट, स्त्री मुक्ति दिवस। नाउ यू नो व्हाई। सेकेंड एस्पेक्ट, व्हाई, बिकॉज इट वॉज एन सिंबल ऑफ रिजेक्शन ऑफ रिलीजियस बेसिस ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड ही टोल्ड, डॉक्टर अंबेडकर एक्नॉलेजेस दैट मनुस्मृति restricts women from enjoying basic rights such as education, independence, inheritance of wealth, and etc. Also, this defines a woman as merely a sex object. That is something that Dr. B.R. Ambedkar is telling. It defines woman as a sex object and is always dependent on or protected by her male counterpart. Now, as I told, कि बचपन में she is having the custody of her is under her father. बड़े होकर हस्बैंड के पास कस्टडी चले जाते हैं, देन उसके बाद अगर वो विडो हो जाती है तो किसके पास कस्टडी आता है, उसके सन के पास। तो ये जो कस्टडी है दैट इज समथिंग दैट अंबेडकर सर इज सेइंग हियर, इट इज कंसिडर्ड एज एन सेक्स ऑब्जेक्ट। देन मनुस्मृति ऑल्सो गिव्स राइट to the upper caste men to not only own but also sexually exploit the शूद्रा women। यहाँ पे जो मैंने बात की, जो प्रतिलोमा अनुलोमा, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। एंड लास्ट, जब किसी ने पूछा सर अंबेडकर सर आपको ये बुक जलाकर क्या मिलेगा, तो अंबेडकर सर ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो गांधी जी को क्या मिला, फॉरेन क्लोथ जलाकर। सो इट इज एन काइंड ऑफ प्रोटेस्ट, इट इज एन काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। एंड अंबेडकर सर वांटेड व्हाट, ही वांटेड एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट वो चाहते थे, कास्ट सिस्टम को ही हटाना चाहते थे, बिकॉज कास्ट सिस्टम एज पर हिज व्यूज वाज डेरोगेटरी। नाउ देयर इज एन डिबेट कि अंबेडकर सर का जो टेक था वो गांधी जी के टेक से थोड़ा डिफरेंट था व्हेन इट केम टू कास्ट, बट दैट इज नॉट समथिंग विच वी शुड बी बॉदर्ड अबाउट एज पर दिस आर्टिकल। सो ये चीज़ें हैं जो कि अंबेडकर सर का टेक था व्हेन इट कम्स टू मनुस्मृति। विद दैट अंडरस्टैंडिंग लेट्स मूव टू आवर फोर्थ आर्टिकल विच इज ऑन यूएन मोपिक। यूएन मोपिक क्या है? नाउ सो what is UN MOPIC? It's an abbreviation of what? It's an abbreviation of United Nations Military Observer Group in India and Pakistan. So United Nations का बैक्ड एक मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है, कहाँ पे ऑपरेट करता है, इंडिया एंड पाकिस्तान। सो इतना हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, क्या है मैंडेट इसका। सो फर्स्ट सबको पता है 1947 में इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट, हम लोग काफ़ी जल्दी ही इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं। सो सेकेंड, अंडर द स्कीम जो कश्मीर है, कश्मीर वाज डिवाइडेड, कश्मीर इंडिया का पार्ट हो गया जम्मू एंड कश्मीर, बट अगेन जम्मू एंड कश्मीर का जो एक्सेशन था उसमें डिबेट है, पाकिस्तान कुछ अलग टेक रखता है, इंडिया कुछ अलग टेक रखता है, दैट ऑल्सो वी नो। और इस बेसिस पे हम लोग के बीच बीच में काफ़ी सारे दंगे फसाद भी हुए, वी ऑल्सो हैड एन वार। एंड सीइंग ऑल दैट 1948 में सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या किया, इट अडॉप्टेड एन रेजोल्यूशन नंबर 39, जिसके बेसिस पे दे एस्टैब्लिश व्हाट, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, यूएनसिप जिसे कहते हैं। क्या करेगा वो इन्वेस्टिगेट करेगा एज वेल एज मीडिएट करेगा डिस्प्यूट को खत्म करने का काम करेगा यूएनसिप। वो था रेजोल्यूशन एज पर रेजोल्यूशन नंबर 39 ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। फाइन, विद दैट क्या हुआ कि ये काउंसिल डिसाइड किया कुछ टाइम बाद कि उसकी जो मेंबरशिप है उसे एनलार्ज करना है, एंड वो देखेंगे कि क्या क्या वेरियस मेजर्स लिए जा सकते हैं ताकि जो भी फाइटिंग है उसे रिजॉल्व कर पाए। एज वेल एज उनका कमेंट ये था, उनका रिकमेंडेशन ये था कि वो एक ऑब्जर्वर बनाए, वो एक ग्रुप बनाए जो कि ध्यान दे, जो कि स्टडी करे, जो कि रिपोर्ट्स इकट्ठा करे, एंड दैट वाज समथिंग जो कि डिसाइड किया गया कुछ टाइम बाद। एंड उसके हिसाब से जैसे हम लोग ने डिसाइड किया जो ऑब्जर्वर्स रखना, उसके बेसिस पे क्या हुआ फॉर्म, यूएन मोपिक, दैट इज यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि कब आया, 1949 में कश्मीर में आया। देन इसका काम ये था कि जो सीज फायर है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान उसे असेस करे, एंड कैसे असेस करे, यहाँ पे जो मिलिट्री एडवाइजर है जो कि यूएनसिप का होगा, जो यूएनसिप का मिलिट्री एडवाइजर है उन्हें असेस करेगी क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे कैसे हैं डिस्प्यूट्स ऑन ग्राउंड, क्या क्या दिक्कतें हैं, ये सब चीज़ों में उन्हें एडवाइस करें। विद दैट द टास्क ऑफ द ऑब्जर्वर्स ये भी बना दिया गया कि इट शुड एकम्पनी क्या, लोकल अथॉरिटीज इन देयर इन्वेस्टिगेशंस,
गैदर एज मच इंफॉर्मेशन एंड एक रिपोर्ट बनाए जो कि एक्यूरेट हो और इम्पार्शियल हो एज पॉसिबल। कोई कंट्री को पर्टिकुलरली फेवर ना करके, कोई कंट्री की तरफ स्क्यूड ना होकर क्या करना है, एक इम्पार्शियल रिपोर्ट बनाना है कि देखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें चल रही है ऑन ग्राउंड, कैसे कैसे चल रहा है, सीज फायर, ऑल दोज थिंग्स। फिर क्या हुआ, फिर देन जो भी डायरेक्ट इंटरवेंशन होंगे इसमें, उन्होंने ये क्लियर कट कहा कि कोई भी कंट्री की मिलिट्री, फॉर एग्जांपल इंडियन मिलिट्री या पाकिस्तानी मिलिट्री, हम लोग के काम में, हम लोग के जो मैंडेट है उसमें वो बाधा नहीं डालेंगे। दे शुड नॉट इंटरवीन, दे शुड नॉट डिस्टर्ब द प्रोसीडिंग्स ऑफ दिस यूएनशिप्स ऑब्जर्वर बॉडी, दैट इज यूएन मोपिक। विद दैट फिर क्या हुआ, ये जो अरेंजमेंट है ये केम एज एन कंक्लूजन टू कराची एग्रीमेंट विच वॉज देयर इन 1949 में, जिसके बेसिस पे हम लोग ने क्या, एक सीज फायर लाइन डिसाइड किया एज सुपरवाइज बाय यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स। यूएन मोपिक के बेसिस पे हम लोग ने एक सीज फायर लाइन रिकॉग्नाइज किया विच वाज, जिसकी जो बेसिक्स है, जिसकी जो बनावट है, जिसकी जो परत है, जो बेस है, दैट वाज एज पर कराची एग्रीमेंट ऑफ 1949। उसके बाद क्या हुआ, जो कराची एग्रीमेंट है एज पर दैट वो डिसाइड किया, स्पेसिफाइड दैट यूएनशिप वुड स्टेशन ऑब्जर्वर्स जब जब जरूरत पड़े, वेन एवर इट इज डीम्ड नेसेसरी, एंड द सीज फायर लाइन्स वुड बी डिसाइडेड, वुड बी वेरीफाइड म्यूचुअली इन ग्राउंड बाय द लोकल कमांडर्स ऑन द ईच साइड विद असिस्टेंस ऑफ यूएन मिलिट्री। तो हर कंट्री के, इंडिया की एज वेल एज पाकिस्तानी के जो भी कमांडर्स है वो भी वहाँ पे रहेंगे, उसमें साथ ही साथ यूएन मोपिक है, वहाँ के भी जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो भी रहेंगे, और वो इम्पार्शियली और एक्यूरेटली जो भी सीज फायर है, सीज फायर लाइन का जो गठन किया गया था एज पर द कराची एग्रीमेंट ऑफ 1949, उस पर हम लोग डिसाइड करेंगे। ये बना हुआ बात। देन उस पर क्या हुआ, अगर कोई इनकेस डिसएग्रीमेंट्स हो इन बातों में कि सीज फायर लाइन कहाँ पे होना चाहिए, तो कौन किसे रेफर करेंगे हम लोग, यूएनशिप के जो मिलिट्री एडवाइजर है उस पर उनको रेफर करेंगे। एंड हिज डिसीजन, द मिलिट्री एडवाइजर्स डिसीजन ऑफ यूएनशिप वुड बी फाइनल। दोनों पार्टीज को वो अप्रूव करना पड़ेगा, दोनों पार्टीज को वो जो डिसीजन है वो मानना पड़ेगा। सो दिस इज द मैंडेट ऑफ यूएनशिप एज वेल एज यूएन मोपिक। विद दैट लेट्स सी कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1971 में वी नो वी अगेन हॉस्टिलिटीज हुआ, देयर वाज दिस बांग्लादेश लिबरेशन हुआ, जिसे हम लोग ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं। उसमें एज पर दैट 1942 में इंडिया एंड पाकिस्तान अगेन हैड एन एग्रीमेंट ऑन एलओसी इन कश्मीर में एक एग्रीमेंट साइन हुआ 1972। और यहाँ पे जो एग्रीमेंट था, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये जो लाइन है दैट वाज मोर और लेस सेम व्हेन इट कंपेयर्स टू द लाइन जो कि कराची एग्रीमेंट में हुआ इन 1949। तो कराची एग्रीमेंट में जो सीज फायर लाइन की जो बात की गई थी, ये जो लाइन है दैट वाज आल्सो सिमिलर, थोड़े बहुत वेरिएशंस थे, बट एट लार्ज इट वाज सिमिलर टू द लाइन व्हिच वाज देयर इन द कराची एग्रीमेंट ऑफ 1949। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इंडिया का बात ये था, क्योंकि हम लोग ने कराची एग्रीमेंट में जो लाइन बनाया उसको हम लोग अपडेट करके 1972 में हम लोग ने नया एग्रीमेंट साइन किया, दैट इज द लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर। सो इंडिया का टेक था, क्योंकि हम लोग ने एक अपग्रेडेशन कर चुके हैं, हम लोग ने नया एग्रीमेंट साइन कर चुका है, तो जो पुरानी एग्रीमेंट के बेसिस पे जो यूएन मोपिक का जो मैंडेट था वो खत्म हो गया है। सो इंडिया टेक इज दैट द मैंडेट ऑफ यूएन मोपिक इज लैप्स्ड। व्हाई? बिकॉज इट specifically relates to the ceasefire lines under Karachi agreement, और उसकी जो अपग्रेडेशंस है वो इंडिया के बेसिस पर ये है, लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर, जो कि एग्रीमेंट हुआ था 1972 में। पर पाकिस्तान का टेक यहाँ पे अलग है। पाकिस्तान ये नहीं मानता, पाकिस्तान मानता है कि यूएन मोपिक का मैंडेट अभी भी है। तो इंडिया के लिए यूएन मोपिक का मैंडेट खत्म है, पाकिस्तान मानता है कि नहीं अभी भी लागू है। देन क्या हुआ, ये एग्रीमेंट के बेसिस पर सेक्रेटरी जनरल का क्या टेक था, सेक्रेटरी जनरल का ये टेक था, जो भी मैंडेट्स के ऊपर बात होगी जो कि यूएन मोपिक से रिलेटेड होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कौन टर्मिनेट कर सकता है, बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो डिसाइड करेंगे इसकी जो मैंडेट है कब टर्मिनेट हुआ, क्या है उसका मैंडेट और क्या नहीं है उसका मैंडेट। तो यहाँ पे इंडिया यूनिलैटरली ये नहीं कह सकता कि आपकी जो मैंडेट है, यूएन मोपिक की जो मैंडेट है वो खत्म हो गई। सो दैट वाज द टेक ऑफ सेक्रेटरी जनरल। With that, इसकी जो एब्सेंस है, in absence of such an agreement, UN MOPIC has been maintained with the same agreements as established by the December 1971 ceasefire. So that is how the UN MOPIC has evolved. अब let's see फिर उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद we had an Shimla agreement of 1972. Now if you remember, शिमला एग्रीमेंट के बेसिस पे हम लोग ने डिसाइड किया कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डिबेट हो, कौन सिर्फ बात करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान। कोई थर्ड पार्टी का वहाँ पे कोई जवाबदेही नहीं है, थर्ड पार्टी का वहाँ पे कोई रोल ही नहीं है।
दैट वाज समथिंग जो कि इंडिया और पाकिस्तान डिसाइड किए एज पर शिमला एग्रीमेंट। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन है? यूएनओपी। और यूएनओपी का जब भी सवाल आएगा कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का, तो यूएनओपी का वहाँ पे मैंडेट नहीं है। दैट इज समथिंग विच इज रिटर्न देयर इन शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972, जिसके बेसिस पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बायलैटरली ही बात करेंगे, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का कोई स्कोप नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? तो एज पर जैसे मैंने कहा, जो मिलिट्री अथॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान है वो अभी भी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि यूएनओपी का मैंडेट अभी भी है। तो दे कंटिन्यू टू हैव वायलेशंस, जो भी वायलेशंस की कोई भी कंप्लेंट्स होती है, कोई भी कंप्लेंट्स हो, सीज फायर वायलेशंस हो या और भी कोई कंप्लेंट्स हो, तो वो पाकिस्तानी मिलिट्री क्या करता है? रेफर करता है टू यूएनओपी, क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंगली यूएनओपी का मैंडेट अभी भी लागू है, अभी भी जारी है। जबकि इंडियन अथॉरिटीज़ के बेसिस पर वो जो मैंडेट है वो खत्म हो चुका है। तो इंडिया जो है कंप्लेंट्स रेफर नहीं करता, बट इट हेल्प्स, इट प्रोवाइड्स व्हाट? इट प्रोवाइड्स नेसेसरी सिक्योरिटी एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन टू द सर्विसेज ऑफ यूएनओपी। उनको कोई भी ज़रूरत हो या कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हो या ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स की बात हो, तो वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट हेल्प करता है। बट क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली यूएनओपी का मैंडेट नहीं है, तो इंडियन गवर्नमेंट जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, वो उनको रेफर नहीं करते, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली, इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली एज पर आवर शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972, जो भी सवाल होगा जम्मू एंड कश्मीर से लेकर वो बायलैटरली सॉल्व करेंगे, वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का रोल नहीं है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। विद दैट लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज ऑन इंडिया बांग्लादेश डिफेंस रिलेशंस। ना यहाँ पे हम लोग इंडिया बांग्लादेश के ऊपर ही रेस्ट्रिक्ट ना कर इफ ए लुक, मैंने 1 अगस्त में मैंने काफ़ी डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है एक, जिसमें मैंने डिस्कस किया कि डोमेस्टिक मिलिट्री एक्सरसाइजेस कौन से हैं, बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस कौन से, मल्टीलैटरल क्या क्या है, वहाँ पे रिम्पैक क्या है, मलाबार क्या है, संवेदना क्या है, कोबरा गोल क्या है, ऑल दिस थिंग्स आई हैव डिस्कस देयर। वैसे ही बायलैटरल में जो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन से कंट्रीज के साथ क्या क्या एक्सरसाइजेस होते हैं, दैट ऑल्सो आई हैव प्रोवाइडेड इन दी 1 अगस्त वीडियो। सो प्लीज रेफर टू द वीडियो विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स फैक्ट्स। With that, let's move to our 6th article which is on supply chain of drugs. Drugs की जो illegal supply chain है। Now ये जो comment है ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के साथ आया। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर told that we should break the illegal drug supply chain. So देखते हैं कि जो illegal supply chain है वो क्या है। उसमें we are having 2 aspects which कहते हैं golden crescent and golden triangle. अब इनके नाम पे golden है पर इसमें कुछ gold नहीं है। There is nothing positivity in here. These are very negative terms. गोल्डन ट्रायंगल है, इट इज़ हियर इन ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, वो एरिया को कहते हैं गोल्डन क्रेसेंट। और गोल्डन ट्रायंगल है अपनी ईस्ट की तरफ विच इज़ हैविंग वियतनाम, लाओस, थाईलैंड एंड बर्मा। अब देखते हैं ये क्या है, ये क्या चीज़ें हैं। सो गोल्डन क्रेसेंट क्या है? गोल्डन क्रेसेंट इज द नेम गिवन टू वन ऑफ द एशियाज टू इलीगल ड्रग सुपर हाईवेज। यहाँ पे जैसे मैंने कहा नाम में ही गोल्डन है, देयर इज नथिंग पॉजिटिविटी इन हियर। सो जो इलीगल ड्रग सुपर हाईवेज है उनके क्या नाम है? इलीगल प्रोडक्शन जहाँ पे होता है उनका नाम रखा गया है वेस्ट की तरफ, जो कि ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ है, उन्हें हम लोग कहते हैं गोल्डन क्रेसेंट। और ये गोल्डन क्रेसेंट क्या है? ये ओवरलैप करता है द माउंटेन्स रेंजेस ऑफ ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, और इसीलिए उनका ये नाम रखा गया है। जबकि गोल्डन ट्रायंगल को आप देखोगे, व्हाट इज दैट? इट इज एन सिस्टर नेटवर्क, एक पार्ट है। गोल्डन ट्रायंगल इज लोकेटेड कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में। एंड दिस नोटोरियस गोल्डन ट्रायंगल इज वेयर इज कोइंसाइडिंग इन द एरियाज ऑफ म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस किया जाता है? यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं ओपियम, ओपियम प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और ये काफ़ी ओल्डेस्ट है, यहाँ पे काफ़ी सालों से ये चल आ रहा है। इट इज़ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट द नार्कोटिक सप्लाई रूट्स टू यूरोप एज वेल एज नॉर्थ अमेरिका। सो आई थिंक यू नो, इंडिया में राइट की तरफ है गोल्डन क्रेसेंट और लेफ्ट की तरफ है गोल्डन ट्रायंगल, और इंडिया इज एट द क्रॉसरोड्स ऑफ गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल. नाउ लेट्स सी द implications it is having on India's security. So as I told, India is at the middle road, is at the crossroad of what? Golden Crescent and Golden Triangle. और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम की माने, उनकी रिपोर्ट की माने तो इंडिया इज वन ऑफ द मेजर हब्स ऑफ इलिसिट ड्रग ट्रेड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुराने कैनबिस से लेकर नए जो ड्रग्स हैं वो तक हम लोग यूज़ करते हैं, वो तक हम लोग के जो यंगर जनरेशन है वो एक्सप्लॉइट करते हैं. नाउ लेट्स सी कि इसकी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है, क्या क्या है इम्प्लीकेशन, सिक्योरिटी के लिए क्या क्या है इम्प्लीकेशन. द फर्स्ट वन इज दैट सिंस दिस ड्रग कॉरिडोर
इज एन ईजी इनकम ऑफ इंसर्जेंट्स। नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो है, नॉर्थ ईस्ट में आई थिंक यू नो कि यहाँ पे पोरस बॉर्डर्स हैं, ये जगह पे पोरस बॉर्डर्स है, और क्योंकि ये प्रॉक्सिमिटी है गोल्डन ट्रायंगल से, तो आराम से वो क्या कर सकते हैं, ये पोरस बॉर्डर से वो ड्रग्स को अंदर ले आ सकते हैं। और ये जो ड्रग्स को बेचकर जो पैसा है वो कौन यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं इंसर्जेंट ग्रुप्स। इंसर्जेंसी के लिए वो यूज़ किया जाता है, और सिक्योरिटी ग्रुप्स के लिए ये एक कंसर्न है, ये एक सर दर्द है, क्योंकि सिक्योरिटी लोगों को वो जो टेरेन है दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, वहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी डेंस है, जो टेरेन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी रिच, तो इस वजह से सिक्योरिटी लोग वहाँ पे अच्छे से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड इंसर्जेंट्स एज वेल एज दिस क्रिमिनल गैंग्स टेक्स एडवांटेज ऑफ द टेरेन। दैट इज़ द फर्स्ट इशू। सेकेंड इशू इज़ दैट दिस जो रीजन, ये जो रीजन है, रीजन इज़ क्वाइट क्लोज टू नक्सल अफेक्टेड एरियाज। तो इस वजह से क्या होता है, जो पैसे उनको मिलते हैं ड्रग्स बेचकर जो मनी मिलता है, दे यूज दैट मनी टू बाय वेपन्स, और ये जो वेपन्स है वो कौन यूज करते हैं, वेपन्स यूज करते हैं इंसर्जेंट्स एज वेल एज द नक्सल्स, ये नक्सल्स यूज करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी है तो नक्सल्स भी यूज करते हैं, इंसर्जेंट्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में वो भी यूज करते हैं। तो अगर हम लोग ड्रग्स को रोक पाए तो हम लोग ये जो ट्रांजिशन है इसे रोक पाएंगे, और जो इंसर्जेंसी और नक्सलिज्म जो है वो कम हो जाएगा, वहाँ पे जो कोर्सिव मेजर्स है वो कम हो जाएगा। दैट इज़ द सेकेंड एस्पेक्ट। थर्ड एस्पेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ ये सिक्योरिटी के लिए नहीं, अपने जो एनवायरनमेंट है उसके लिए भी डिग्रेडेशन है, वहाँ पे भी इशू है। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लॉइट करते हैं, और उसे जब रिफाइन करते हैं, जो भी केमिकल्स यूज होते हैं दे काइंड ऑफ पोल्यूट द रिवर्स, और ये रिवर्स को पोल्यूट करने की वजह से इट इज़ हैविंग एन डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। सो ना सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, इट इज ऑल्सो हैविंग इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया। द फोर्थ वन इज दैट ये जो इजी अवेलेबिलिटी है, इसके कारण जो यंगर जनरेशन्स है, यंगर जनरेशन्स में काफ़ी इश्यूज हो रहा है, वो जो है पढ़ाई में एज वेल एज जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में है वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जब कोई कंट्री का यंगर जनरेशन खराब हो जाता है, द कंट्री रॉट्स। इट इज़ लाइक कि जो पेड़ के अंदर ही अंदर सड़ना, तो अगर यंगर जनरेशन खराब हो जाए तो द कंट्री वुड कोलैप्स। As per a recent data by Ministry of Social Justice and Environment and Empowerment, 2.1% of the Indians use opioids like opium, heroin and non-medical sedatives. और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे हैं? In North East, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, क्योंकि because of the proximity of Golden Triangle. Now I think you understood. With that understanding, let's move to the quiz of the day. So the first quiz on vice president. वाइस प्रेसिडेंट को कौन रिमूव कर सकते हैं? सो प्लीज रेफर टू द आर्टिकल which I told you in the article, in the explanation. Please refer to the article and try to solve this question. It is quite straightforward question. The second one is a map based location, जो कि पूछता है कि इंडिया के कौन से स्टेट्स हैं जो कि बांग्लादेश के साथ बाउंड्रीज शेयर करते हैं। नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज ऑफन एज इन प्रीलिम्स। यूपीएससी के लिए एक काइंड ऑफ क्रेजीनेस है, वहाँ पे वो एक काइंड ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए। सो इफ यू हैव एन फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैप, आप ऐसे क्वेश्चंस में अच्छे से स्कोर कर पाओगे। सो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन along with the explanations would be provided in the form of a PDF in the video's description, as well as जो discussion हम लोग ने किया, जो PPT है in the form of a PDF would be provided in the video description and also in our Telegram group. So please subscribe to our Telegram group. I hope that you have learned a lot in today's analysis. I hope that you have got a lot of information which would be applicable in your UPSC. Study hard, work hard. We'll be doing the same for you guys. See you soon.